जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब उत्तर प्रदेश में एमएलसी विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं और समाजवादी पार्टी का साफ थूपड़ा साफ हो गया है और जैसे पहले से क्लियर था, इसमें कोई शंका थी नहीं किसी को। और 36 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 9 भाजपा पहले निर्दल जीत गई, निर्विरोध जीत गई थी। बाकी पे जो मतदान हुआ था उस मतदान में आज जो रिजल्ट आया है उसमें से टोटल अगर देखा जाए तो 33 सीट जो है बीजेपी जीती है और 3 सीट जो है बाहुबली माफिया निर्दल जीते हैं। 33-3 का स्कोर है। तो मोटे तौर पे ये जितने भी बाहुबली माफिया जो 3 जीते हैं इनके बारे में एवरीबडी नोज कि ये सब भाजपा समर्थित थे और भाजपा तो नहीं कहना चाहिए, हमारे बाबा योगी जी का वरदहस्त इन तीनों माफियाओं को प्राप्त है। वो जो तीसरा है वो ऋषु करके है, विक्रांत सिंह ऋषु ऐसे कुछ नाम है उसका, आजमगढ़ वाले का। वो जो निर्दल जीता है वो वहाँ के एक स्थानीय पूर्व एमएलसी का बेटा है और उसको भी बाबा का वरदहस्त प्राप्त है। वो एग्जैक्टली खुद माफिया नहीं है, पर मैंने सुना है कि उसके जो पिताजी थे वो माफियाओं के बहुत बड़े वो बैठकबाज थे और उनके यहाँ सारे प्रदेश के माफिया बैठकबाजी करते थे और ये इनका उनको वरदहस्त प्राप्त होता था। तो साहब एक तो वो निर्दल जीता है, बाकी 2, एक वो गुंडा के निर्दल जीत गए हैं और एक उनका प्रत्याशी, और एक जीते हैं साहब बनारस से महान समाज सेवी, साधु, महात्मा, धर्मात्मा, है ना, लोक सेवक, लोगों की सेवा करने वाले महान जननेता ब्रजेश सिंह जी की पत्नी जीती है साहब। अब सब ब्रजेश सिंह जैसे साधु संत जिस देश में रहते हो तो उनकी पत्नियां क्यों नहीं जीतेंगी। तो वैसे भाजपा कुख्यात है इस मामले में कि जिसको नहीं चाहती, ऐसे छोटे मोटे चुनाव में तो बाबा जो है ना पर्चा तक नहीं भरने देते। ऐसा बहुत से आरोप लगे। वो जो 9 निर्विरोध जीते उसमें से बहुतों का आरोप तो ये है कि अब हमको तो पर्चा तक नहीं भरने दिया, उठा के ले गए, पहले पर्चे छीन के फेंक दिए। मतलब गवर्नमेंट चाह जाए तो पर्चा तक ना भरने दे। पर ये 3 निर्दल पता नहीं कैसे पर्चा भर गए। यहाँ पे बाबा जी की वो हनक पता नहीं कहाँ चले जाती है। खैर था, मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूं कि गुंडों पे, इन माफियाओं पे, और स्पेशली ये जो ठाकुर माफिया है, जब तक इन पर बुलडोजर नहीं फिरेगा तब तक इस हमारे यूपी के समाज से ये गुंडा कल्चर नहीं समाप्त हो सकता। खैर, इस पे ये मेरा हमेशा का विषय रहता है कि मैं गुंडे माफियाओं का हमेशा विरोध करता हूं। खैर साहब, तो 3 वो निर्दल जीत गए, 33 भाजपा जीत गई। और जैसा कि आमतौर पे एवरीबडी नोज कि ये जो एमएलसी चुनाव होता है ना, इसमें सब एक कहावत चलती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी सरकार होती है वो जबरदस्ती जो है साम दाम दंड भेद जैसे जैसे तैसे करके वो चुनाव जीतती है एमएलसी का। और ये जो भी डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा तो ये धन बल, जन बल, गुंडागर्दी, साम दाम दंड भेद चलेगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को, मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार के जितने भी ये इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, जिसको भी चुनना है जनता डायरेक्ट चुने, जनता वोट दे। जनता के वोट से कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वो डायरेक्ट जनता के वोट से चुना जाए। जैसा कि अब वो जिला पंचायत प्रमुख जो है वो भी बीडीसी और उनके ना ब्लॉक प्रमुख वगैरह जो चुने जाते हैं, इन सब में सरेआम गुंडागर्दी होती है साहब, सरेआम पैसा चलता है। जो वोटर्स होते हैं, जनप्रतिनिधि जो लोग वोट देते हैं, वो सरेआम पैसा लेके वोट देते हैं। इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज। तो ये
इस प्रकार का ये भ्रष्ट तंत्र क्यों चल रहा है देश में, इस पे कुछ करना चाहिए। और जितने भी चुनाव होने चाहिए, जितने भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं, वो सब जनता के डायरेक्ट वोट से चुने जाने चाहिए। तो साहब एमएलसी के इस चुनाव में जैसा कि होता आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चली, वो सब ठीक था। अब वैसे एमएलसी का चुनाव तो बिहार में भी हुआ था, वहां पर तो वहां भी तो जेडीयू की और बीजेपी की चलनी चाहिए थी, पर इसके बावजूद विपक्षी जो हैं अच्छे खासी संख्या में जीते, 6 या 7 या ऐसे कुछ, जहां तक मुझे पक्का पूरा याद नहीं आ रहा, 6, 7, 8 तो राजद के जीते थे, लालू की पार्टी के, और कई सारे निर्दलीय जीते थे। तो वहां तो सरकार की गुंडागर्दी नहीं चली, सब यूपी में ही क्यों चली, ये भी एक विचारणीय विषय है। वो तमाम बातें सही हैं, पर एक सीट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इटावा फर्रुखाबाद वाली जो सीट थी। उस सीट के बारे में ये कहा जाता है कि चाहे जिसकी सरकार हो, इटावा में ज्यादातर जगहों पे भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिलते थे, और जब अगर किसी प्रत्याशी को खड़ा भी किया जाता था तो इटावा के बहुत सारे एरियाज में भाजपा का बस्ता, जो पोलिंग बूथ होता है ना, बस्ता नहीं लगता था। परंतु इस बार भाजपा का न सिर्फ बस्ता लगा, बल्कि सैफई गांव में भाजपा का बस्ता लगा, और जो वो भाजपा का कैंडिडेट इटावा फर्रुखाबाद से जीता है, वो लगभग 3500 के आसपास वोट उसको मिले हैं, और सपा को सिर्फ 600 वोट मिले हैं। तो इसका कारण बताया जा रहा है शिवपाल चा। और शिवपाल चाचा, आपको याद होगा, आज से 3 दिन पहले जब वोट दे के आए थे, तभी बड़ा मुस्कुरा के बोल रहे थे, और पूछा गया उनसे किसको वोट दिया चचा, तो बोले जो जीतेगा उसको दिया। कहने का मतलब शिवपाल चाचा ने बाकायदा ताल ठोक के समाजवादी पार्टी को इटावा फर्रुखाबाद सीट से हराने का ठेका लिया था, और आज जब रिजल्ट आया है तो समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह हारी है। और इससे एक चीज सिद्ध होती है कि शिवपाल यादव जी का सिक्का, हमारे चाचा जी का जो सिक्का है, वो इटावा एरिया में चला है। और जैसा कि पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि आज एमएलसी चुनाव के बाद चचा अपना भविष्य का प्लान जाहिर करेंगे, और जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है, कि बीजेपी जो है उनके साथ चचा की बातचीत फाइनल हो चुकी है, और चचा बहुत जल्दी कोई अरेंजमेंट, कोई एग्रीमेंट, कुछ ऐसा एक चुनावी तालमेल या जो भी है, बीजेपी के साथ बहुत जल्दी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा साहब एक चीज और हुई है कि रामपुर सीट से भी भाजपा का कैंडिडेट जीता है, और वो आजम खान साहब का कैंडिडेट हारा है। उस कैंडिडेट के बारे में तो कहते कि चूंकि आजम साहब नहीं है इलाके में, ये है वो है, इसलिए हार गया। परंतु रामपुर क्षेत्र से भी भाजपा एमएलसी का चुनाव जीती है। तब ये तो एमएलसी के चुनाव की बात हो गई, पर इससे पहले 2-3 दिन से कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे थे जो कि अखिलेश जी की परेशानी का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले तो शिवपाल चा, वो तो जब से चुनाव का रिजल्ट आया है 10 मार्च से लेकर आज तक बहुत ही ज्यादा, और चुनाव के दौरान भी ही वॉज नॉट हैप्पी। वो जो आपको याद होगा कि वो अखिलेश के चुनावी रथ में जब शिवपाल चा की पिक्स आई थी, ही वॉज सो डिस्ग्रंटल्ड, कितने दुखी होके वो उस बस में बैठे थे जहां अखिलेश ने उनको रथ में बैठने तक की सीट नहीं दी थी। एक तरफ अखिलेश जी खुद बैठे थे, एक तरफ जो है मुलायम सिंह जी बैठे थे। अखिलेश जी और चच्चा जो है मुलायम सिंह के पीछे बड़े मायूस से खड़े थे, वो फोटो सबको याद होगा। उसके बाद साहब जब रिजल्ट आ गया, और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक हुई सपा की, तो उसमें शिवपाल चा को नहीं बुलाया गया, और उनको जो समुचित सम्मान मिलना था वो नहीं दिया गया। तो शिवपाल जी की ये प्रॉब्लम तो चल ही रही थी।
सब आज से 2 दिन पहले एक फजाहत साहब हैं, वो पीआरओ हैं आजम खान साहब के, उनका सूचना विभाग आईटी सेल और उनका पब्लिक रिलेशंस, मतलब उनके प्रवक्ता है मान लीजिए। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एक बयान दिया है और बाकायदा एक जलसे में बोले। उसके बाद उन्होंने मीडिया बाइट्स दी हैं कि लात जूता खाए अब्दुल, दरी बिछाए अब्दुल, बुलडोजर से घर ढहवाए अब्दुल पब्लिक और पुलिस की लाठी खाए अब्दुल, और मलाई खाए आप। वोट दे अब्दुल, मलाई खाएं आप। तो उन्होंने मुस्लिम समाज के वोटर्स का दर्द बयान किया है और उनके इस बयान से, और ये उनका बयान नहीं, ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि ये खुद आजम खान साहब का बयान है और आजम खान साहब के कहने पर ही उनके पीआरओ फजाहत ने ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की फजीहत की है। इतना ही नहीं साहब, भाई आज की तारीख में मुसलमानों के सबसे कद्दावर नेता तो आजम खान साहब ही हैं। एक और कद्दावर नेता है शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो मोदी वेव में भी आज तक कभी संभल की सीट नहीं हारे, 14 में नहीं हारे, 19 में नहीं हारे। उनका नाम है साहब शफीकुर रहमान बर्क, संभल से लड़ते हैं। उनका बयान है, जिस दिन वो परसों विधान परिषद में जब शायद वो वोटिंग वाले दिन उन्होंने एक बयान दिया कि मुसलमान के साथ न्याय नहीं हो रहा है और अखिलेश यादव जी हमारे मुद्दे, हमें न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। मुस्लिम समाज में एक ये बहुत बड़ा एक असंतोष है कि अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने 2-2.5 साल से जेल में बंद आजम खान की सुध नहीं ली, उनकी रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उनकी आवाज़ सड़क पे नहीं उठाई, उनकी आवाज़ संसद में नहीं उठाई, उनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी ने जोरदार तरीके से विधानसभा में नहीं उठाई यूपी में। और फिर वही बात है कि साहब वोट दे अब्दुल, लात जूता खाए अब्दुल, दरी बिछाए अब्दुल, बुलडोजर से अपना घर ढहवाए अब्दुल, और मलाई खाएं आप। तो सब मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं का ये कहना है कि मुस्लिम समाज की ये आकांक्षा थी कि आजम खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता। उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने संबोधन किया तो उसमें सारे सीनियर एमएलएज का नाम लिया और आजम खान साहब का नाम तक नहीं लिया, जबकि ही वॉज द सीनियर मोस्ट एमएलए। पूरे विधान परिषद एमएलएज का जो दल है सपा का, उसमें सीनियर मोस्ट एमएलए जो है वो आजम खान साहब हैं, उनका नाम तक नहीं लिया। तो मुसलमानों में सब इस बात को लेकर बड़ा संतोष है कि आपको हमारा वोट तो चाहिए पर आप हमारा नाम तक नहीं लेना चाहते। वो फजाहत हुसैन ने एक बयान दिया, उसने एक शब्द कहा है कि हमारे कपड़ों से आपको बू आती है, बदबू आती है। मतलब आपको हमारा वोट चाहिए पर आप हमारा नाम तक नहीं लेना चाहते, आप विधानसभा में आजम खान का नाम तक नहीं लेना चाहते। तो अब ये दर्द है मुस्लिम समाज का। और आज जब विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट आया है और पिछले 3 दिनों में जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसको ये मान के चला जा रहा है कि देयर इज अ चर्निंग गोइंग ऑन इन द समाजवादी पार्टी। वहाँ पे एक बड़ा मंथन चल रहा है और उठापटक चल रही है और समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले चुनाव से अखिलेश जी का एक तो बड़ा क्लियर हो गया था रुझान कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल पड़े हैं और वो अपने ऊपर जो उनके ऊपर मुस्लिम परस्ती का जो लेबल लगा हुआ है ना, वो मुल्ला मुलायम का जो लेबल था समाजवादी पार्टी पे, उस लेबल से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको याद होगा इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़ के जब सपा में आया, उसको तो उन्होंने टिकट नहीं दी सहारनपुर से। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम परस्ती का वही टैग अपने ऊपर से हटाना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को ये लगे कि हम उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। तो सब वो अब उन्होंने वो गोल टोपी भी पहनना बंद कर दिया है। अब वो मुस्लिम फंक्शंस में बहुत ज़्यादा खुल के शिरकत नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने मुसलमानों से दूरी बना ली है, पर इसके बावजूद मुसलमानों का वोट चाहिए उनको। वो अपने हिंदू वोट बैंक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, मैं मुस्लिम परस्त नहीं हूँ,
परंतु वोट चाहिए। तो सब ये जो विरोधाभास चल रहा है ना समाजवादी पार्टी में, इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और मुस्लिम समाज उसमें बेहद बहुत ज्यादा असंतोष है। वो फजाहत अली ने एक बात और कही है कि अखिलेश जी, आपकी अपनी बिरादरी ने, यादव बिरादरी ने आपको उतना वोट नहीं दिया जितना मुसलमानों ने दिया। वो बोलता है कि 95% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जबकि सिर्फ 70% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो आज अगर आप 125 सीट लेके बैठे हैं ना, तो वो हमारी बदौलत लेके बैठे हैं। समाजवादी पार्टी जो 111 सीट जीती है, वो मुसलमानों की बदौलत 111 सीट लेके बैठी है। पर इसके बावजूद आप हमारा नाम नहीं लेना चाहते, आपको हमारे कपड़ों से बू आती है। तो सब ये जो बयानबाजी चल रही है ना, और शफीकुर रहमान बर्क, आजम खान साहब और शिवपाल चा, तो ये जो उठापटक समाजवादी पार्टी में चल रही है, समाजवादी पार्टी के लक्षण कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चुनाव के बाद उनके जितने भी वो जो छोटे छोटे दलों से जो उन्होंने गठबंधन किया था ना, चाहे वो महान दल हो, फिर चाहे वो मौर्य जी थे जो आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर वो चाहे पियर का चचा हमारे ओम प्रकाश राजभर, ये लोग भी दे आर नॉट वेरी हैप्पी। और इनको लगता है कि सारी कवायद का कोई नेत्र दल तो निकला नहीं, और अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठना है, और 5 साल बाद भी सत्ता में आ जाएंगे, इसकी कोई राह दिख नहीं रही है। आज से 2-2.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव में तो वैसे भी मोदी के चेहरे पे लड़ा जाना है, तो उसमें कोई चांस है ही नहीं है। सपा अपनी 5 सीट भी बचा लेगी, इस बात की भी लोकसभा में गारंटी नहीं है। विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। तो अखिलेश यादव के सहयोगी इस बात को समझ रहे हैं कि दे डोंट हैव ए फ्यूचर इन समाजवादी पार्टी या विद समाजवादी पार्टी, और उन्होंने नए ठौर ठिकाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। दे आर इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स, और इन सब की पैरेलल बातचीत चल रही है भाजपा नेतृत्व से। अब देखना यह है कि साहब शिवपाल चा और बाकी लोग तो मान लीजिए भाजपा में वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी भाजपा के सहयोगी रह चुके हैं ना, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, तो ये तो मान लीजिए भाजपा में लौट जाएंगे। शिवपाल चा भी चले जाएंगे, भाजपा किसी न किसी तरीके से उनको अकोमोडेट कर लेगी, उनके लिए कोई उपयोगी भूमिका ढूंढ लेगी। सवाल ये था आजम खान साहब का क्या होगा, आजम साहब कहाँ जाएंगे, या अगर मोटे तौर पे कहें कि मुसलमान कहाँ जाएगा। जो एक बात आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो वो कांग्रेस जो कि 1 या 2 सीटों के लिए तरस जाती है, 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 लोकसभा सीट जीती थी। याद है वो क्यों जीती थी भैया? जो सीट की दो सीट, जिस पार्टी की 2 सीट की औकात है, वो अचानक 21 सीट कैसे जीत गई थी? तो हुआ ये था कि साहब मुलायम सिंह यादव ने भाजपा से नाराज चल रहे कल्याण सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी को सपा में भर्ती कर लिया, ये कह के कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। परंतु मुसलमानों को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने उसका सख्त विरोध जताया। इसके बावजूद मुलायम सिंह जी नहीं माने। लोकसभा चुनाव हुए और मुसलमानों ने एक तरफा एक मुश्त वोट कांग्रेस को डाल दी, और कांग्रेस जैसी मृत प्राय मरी हुई पार्टी भी 21 सीट जीत गई थी मुसलमानों के वोट से 2009 में। रिकॉर्ड चेक कर लेना। तो बात ये नहीं था, मुसलमान किसी का सगा नहीं है। वो एन ब्लॉक अगर आज आपके साथ है तो एन ब्लॉक उठकर किसी के साथ भी जा सकता है। कल को अगर इस 2022 के चुनाव में मुसलमान ने एन ब्लॉक आपको वोट दिया है अखिलेश जी, तो ये याद रखिए कि
2024 के लोकसभा चुनाव में या 2027 के अगले विधानसभा चुनाव में मुसलमान एन ब्लॉक बसपा को भी शिफ्ट हो सकता है। बसपा के पास भी अपना अभी भी 13 से 14% वोट इंटैक्ट है। अखिलेश जी, मुसलमान ने रास्ते खोजने शुरू कर दिए हैं और आप उनके भरोसे राजनीति नहीं कर सकते। ये उधार का सिंदूर है, कब तक लगाओगे? और अखिलेश जी प्लीज, अभी भी मौका है, समझ जाइए, नहीं तो आप के जो लक्षण है ना बेटा, तुमसे हो नहीं पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे। तुम नेताजी की पार्टी डुबो दोगे बेटा। टिप्पू बेटा, तुम सुधर जाओ, हमें तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहा है। तो साहब, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक पे बातचीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।